हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप के 70 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए ये मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज़ देने को मिलेंगे आपको। तो इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। इसके अलावा देखिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप कितनी बार देख सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कोई भी किसी भी टॉपिक का लेक्चर आप कई सारे टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स आप खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। 12 मंथ की आपकी फीस होगी 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHM कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये। लेकिन अगर आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, मतलब 2 साल का टारगेट है, तो 2 साल के लिए देखिए आपकी बिना डिस्काउंट के फीस होगी 7,200 रुपये। इसमें भी आप मेरा SHM कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी 2 साल की फीस हो जाएगी 6,480 रुपये केवल, मतलब 270 रुपये पर मंथ। इस प्रकार से 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय मेरा कोड यूज SHAM। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप के 70 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। ठीक है, देखिए पहले ऑप्शन में दिया है अम्मान जॉर्डन, तो यहीं से हमको पता चल गया है कि यहाँ पर राजधानी दी है इधर और इधर देश दिया है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ये बिल्कुल सही है। और जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है, तो ये तो ठीक हो गया। इसके बाद दिया ऑप्शन बी में बिश्केक ताजिकिस्तान। देखिए बिश्केक ताजिकिस्तान की राजधानी नहीं है, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। राजधानी की वीडियो में मैं सब राजधानियां बता चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानियां मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए बिश्केक ताजिकिस्तान की नहीं, किर्गिस्तान की राजधानी है। ताजिकिस्तान की दुशानबे है। तो यहाँ पर देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। इसके बाद अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, ये सही है। सनाइया या साना यमन की राजधानी है, ये भी ठीक है बिल्कुल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है। तो देखिए स्थल अवरुद्ध देश या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में वो हमको बताना है। यहाँ कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है और थाईलैंड है। तो पहले हम इनको मैप में देख लेते हैं। एक बार मैप में आप समझ लीजिए इन देशों की स्थिति। देखिए यहाँ पर ये थाईलैंड है, ये म्यांमार, और यहाँ पर ये वियतनाम, और नीचे कंबोडिया। यहाँ पर है ये लाओस, जो कहीं भी समुद्र से स्पर्श नहीं होता है। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री या फिर स्थल अवरुद्ध देश वो देश होते हैं जो कहीं से भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो इधर के दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस एक ऐसा देश है जो कहीं से भी समुद्र से टच नहीं होता है। इसके अलावा देखिए अपने भारत के पास ये देश है नेपाल और ये भूटान, ये भी स्थल अवरुद्ध देश हैं, समुद्र से स्पर्श नहीं होते हैं कहीं से भी ये। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में आपको इस एक देश का नाम याद रखना है, लाओस। इससे संबंधित क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछते रहते हैं, क्योंकि ये इधर एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण पूर्व एशिया में जो स्थल अवरुद्ध देश है। तो यहाँ लाओस का आपको पता चल गया है कि लाओस स्थल अवरुद्ध देश है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाओस। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए 4 ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा चीन का सीमावर्ती नहीं होगा। रूस चीन का सीमावर्ती है, पाकिस्तान चीन का सीमावर्ती है, और यहाँ मंगोलिया, और यहाँ पर ये बुल्गारिया दिया है। देखिए बुल्गारिया यूरोप का एक देश है, बुल्गारिया। तो यूरोप कहाँ पर है और कहाँ पर चीन है? ये काफ़ी दूर है, इसलिए ये चीन को स्पर्श नहीं करता है बुल्गारिया। इसका आंसर यही हो जाएगा डी।
जो चीन को तो स्पर्श करता ही है मंगोलिया, ये तो हमको पता ही है, ये तीनों चीन को स्पर्श करते हैं। इसमें बुल्गारिया एक ऐसा देश है जो चीन को स्पर्श नहीं करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो जो म्यांमार के सीमावर्ती हैं वो हमको बताना है। पहले हम म्यांमार को मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए म्यांमार को, ये मैप है, मैप में यहाँ पर ये म्यांमार है। म्यांमार से कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं वो हमको देखने देखिए। यहाँ से ये बांग्लादेश स्पर्श कर रहा है, यहाँ से अपना इंडिया, और यहाँ से ये चाइना, और इसके बाद यहाँ लाओस, और यहाँ पर थाईलैंड। ठीक है, ये थाईलैंड हो गया, यहाँ पर ये लाओस और ये चीन। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि कौन कौन से देश स्पर्श नहीं कर रहे हैं। देखिए कंबोडिया कहाँ पर है, यहाँ पर ये इसको स्पर्श नहीं करता, बीच में थाईलैंड आ जाता है। इसके बाद ये वियतनाम है, ये भी इसको स्पर्श नहीं करता है, लाओस करता है यहाँ से। ठीक है, तो कंबोडिया और वियतनाम, इन दोनों देशों का नाम आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। ये स्पर्श नहीं करते हैं म्यांमार को, तो जो म्यांमार को स्पर्श करते हैं या म्यांमार के सीमावर्ती हैं वो हमको बताना है। पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ वियतनाम दे दिया है, तो वियतनाम तो दूर था, म्यांमार को स्पर्श नहीं कर रहा था। उसके बाद कंबोडिया दे दिया है, तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में कंबोडिया है, तो कंबोडिया भी म्यांमार को स्पर्श नहीं कर रहा था। उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। फिर देखिए यहाँ पर वियतनाम आ गया, वियतनाम दूर था। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो ये भारत और चीन के अलावा ये 3 देश और हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो कैस्पियन सागर झील जो है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर झील है, तो कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व में। तो इसके बारे में हमें याद होना चाहिए कि इसके चारों ओर जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो कैस्पियन सागर से जो सीमा नहीं लगी है जिस देश की, वो हमको बताना है। तो पहले हम देखिए यहाँ पर देख लेते हैं मैप में कि कैस्पियन सागर जो झील है इसके साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए एक वर्ड आपको याद रखना है, एक तरीके से हम सोच सकते हैं वो ट्रिक है। तो उस ट्रिक के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, उसी से इसके चारों ओर के जो देश हैं वो हमको याद हो जाएंगे। वो वर्ड है क्रेट, KRAIT। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। के से हम याद करेंगे कजाकिस्तान, आर से रूस हो जाएगा, ए से अजरबैजान, आई से ईरान और टी से तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर को स्पर्श करते हैं। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर अर्मेनिया है, यहाँ पर ये अर्मेनिया है, ये कैस्पियन सागर से स्पर्श नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अर्मेनिया का नाम दिया है ऑप्शन ए में, तो यही हमको बताना है जो स्पर्श नहीं करता है कैस्पियन सागर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? दक्षिण एशिया की बात चल रही है यहाँ पर। देखिए वैसे भी ऑप्शन देख के हमें पता चल जाएगा इनमें सबसे छोटा कौन सा है। मालदीव सबसे छोटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल जो है ये पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल, ये मंगोलिया में है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो उसके बाद एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया की बात चल रही है यहाँ पर। दक्षिण एशिया में अपना भारत भी आता है, तो अपने भारत में जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, वो दक्षिण एशिया का, पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए तकला मकान ऑप्शन डी चीन में स्थित है। चारों ऑप्शन देख के हमें पता चल जाएगा ये चीन में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। देखिए काफ़ी बार समाचारों में आता रहता था और अभी भी ये विवाद के कारण चर्चाओं में रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में ये एरिया है। देखिए सीरिया और इजराइल के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, वो है गोलन हाइट्स। ठीक है,
तो गोलन हाइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, मध्य पूर्व मतलब मिडल ईस्ट में है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? पूरे यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संयोजी पृथक करती है? अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। मैप में भी देख लेंगे, देखिए पूरे यूरोप को पूरे अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, और जोड़ती किसको है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। मैप में भी देख लेंगे इसको भी हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो अफ्रीका में देखिए कुछ देश हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले मैं यही बता देता हूं आपको। यहाँ पर हम मैप में देखते हैं, देखिए अभी हम जिब्राल्टर जल संधि की बात कर रहे थे। यहाँ ऊपर यूरोप शुरू हो जाता है और नीचे ये पूरा अफ्रीका है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ पर ये जल संधि है जिब्राल्टर, इधर अटलांटिक महासागर है और उधर ये भूमध्य सागर। तो इन दोनों को जोड़ती है और अलग किसको करती है? पूरे यूरोप को अफ्रीका से। अब इसके बाद देखिए हम देख रहे थे हॉर्न ऑफ अफ्रीका या फिर अफ्रीका की सींग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथोपिया, सोमालिया और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिबूती और ये इरिट्रिया। ये 4 देश हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहते हैं। क्यों कहते हैं अफ्रीका की सींग? क्योंकि देखिए अफ्रीका में ये इस तरीके का आकार बनाते हैं, एक सींग का आकार बनाते हैं ये देश। तो इन देशों के बारे में आपको याद होना चाहिए। ये 4 देश हैं, कौन कौन से? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सींग कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में ये आते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया तो देखिए है नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ सूडान और लीबिया आ गया है। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आगे देखते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। इसको भी देखिए हम मैप में देखेंगे अभी। यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसमें 3 रेखाएं हैं, नीचे मकर रेखा है, बीच में ये विषुवत रेखा है और यहाँ पर है कर्क रेखा। तो इन तीनों रेखाओं को जो नदियाँ 2 बार काटती हैं उनका नाम हम कैसे याद करेंगे? उसके लिए आपको याद करना होगा LCM। एल से लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये मकर रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा मतलब। तो ये देखिए ये लिम्पोपो हो गया एल से, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है यहाँ पर। और ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली सी से कांगो नदी है। और यहाँ पर ऊपर है कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एम से हम याद करेंगे माही नदी, जो कि अपने भारत में ही है, गुजरात में। ठीक है, तो ये तीनों नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए। तो जो मकर रेखा को 2 बार काट रही है वो लिम्पोपो है। अभी हम इसको मैप में भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो इसका आंसर है अफ्रीका। इसको भी हम मैप में देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका का मैप। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ लिम्पोपो नदी कहाँ पर है। ये रेखा आपको दिख रही होगी, ये है मकर रेखा। तो मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है ये। ठीक है, तो यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, यहाँ से इस प्रकार से इसे काटती है ये लिम्पोपो नदी। ठीक है, अब इसके अलावा ये 3 रेखाएं जो हैं, मकर रेखा, यहाँ पर के इक्वेटर और यहाँ पर ये ऊपर कर्क रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और यहाँ पर ये ऊपर कर्क रेखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अभी अफ्रीका से संबंधित काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको भी हम मैप के द्वारा समझेंगे एक एक करके। तो देखिए ये है 15वां क्वेश्चन। इसमें दिया है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में घास के मैदान दिए गए हैं और सूची 2 में देश दिए गए हैं। तो इसको हम देखिए देख लेते हैं। पंपास कहाँ पर है? घास के मैदानों को आपको पता ही होगा और आगे मैं घास के मैदानों की वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। पंपास अर्जेंटीना में है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में हो गए। पुस्टैज, पुस्टैज कहाँ पर है ये आपको याद होना चाहिए, यूरोप में है। और यूरोप का इन 4 ऑप्शन में कौन सा देश है यूरोप का? हंगरी। तो ये 4 पड़ जाएगा बी। बेल्ड, बेल्ड जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, बेल्ड। ठीक है, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए ए 3 से जा रहा था और बी 4 पर जा रहा था, सी 2 पर और डी 1 पर। ठीक है, आगे देखते हैं।
घास के मैदान कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये हमको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, चिक्कू कमाटा, चिली में है ये चिक्कू कमाटा एक जगह, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिक्कू कमाटा जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा यहाँ पर पाया जाता है। तो इस चिक्कू कमाटा का नाम आपको याद होना चाहिए, किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो यहाँ फिर अफ्रीका की बात चल रही है। देखिए भूमध्य सागर कहाँ पर है ये हमको पता ही है, तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के साथ जो स्पर्श होते हैं वो देश अफ्रीका के हैं। यहाँ पर मोरक्को, यहाँ अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट मतलब मिस्र। तो इन देशों का नाम आपको याद होना चाहिए जो भूमध्य सागर के साथ स्पर्श होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये माली, नाइजर और ये 4 देश हैं। ये चाड नाम का एक देश है, देखिए यहाँ पर ये स्थलरुद्ध देश हैं, ये समुद्र के साथ कहीं से भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ स्पर्श नहीं होता है? तो इनमें ये देश भी हो सकते हैं, माली, नाइजर, चाड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भूमध्य सागर के साथ नहीं मिलते हैं वो हमको बताना था इस वाले क्वेश्चन में। जो भूमध्य सागर के साथ स्पर्श नहीं होते हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चाड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है? तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है कैप अगुलास, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, कैप अगुलास। इसको हम मैप में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पूरे अफ्रीका के मैप में सबसे नीचे यहाँ पर कैप अगुलास है। इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कैप अगुलास। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है निम्नलिखित में से? वैसे तो देखिए एशिया है, एशिया के बाद कौन सा आता है? अफ्रीका, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, अफ्रीका। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका आता है, दक्षिण अमेरिका के बाद आता है अंटार्कटिक, उसके बाद यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इन महाद्वीपों का क्रम भी आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए ऑप्शन में हमें बताना है सबसे बड़ा, इसमें एशिया है नहीं तो अफ्रीका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत हैं? तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत हैं। अभी हम मैप में भी देख लेंगे इनको, अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अफ्रीका का मैप है, तो अफ्रीका के मैप में ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के अलावा यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर हम मोरक्को में। देखिए मोरक्को और अल्जीरिया में यहाँ पर एटलस पर्वत हैं। एटलस पर्वत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए एटलस पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके अलावा देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, तो उसका भी आपको याद होना चाहिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। तो कालाहारी मरुस्थल के नीचे जो देश आते हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल है, किन देशों में है ये कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ? नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पर जिम्बाब्वे। देखिए जाम्बिया नहीं है, जिम्बाब्वे है। तो जिम्बाब्वे और नीचे ये साउथ अफ्रीका, और ये छोटे छोटे देश आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये नीचे स्वाजीलैंड। अब इसका नाम बदलकर ई स्वातिनी कर दिया गया है, क्योंकि इसका नाम स्विट्जरलैंड के जैसा था, इसलिए इसका नाम चेंज करके अब ई स्वातिनी कर दिया। तो ये कुछ देश हैं, यहाँ पर फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति भी रहती है जिसका नाम है बुशमैन। इसके अलावा देखिए साउथ अफ्रीका में भी एक जनजाति रहती है जिसका नाम है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है जुलू। ये भी एग्जाम्स में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत मैंने आपको बता दिया है। देखिए इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ लिया किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर? मोरक्को और अल्जीरिया में जो था, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए ऊपर ये है, यहाँ पर एटलस पर्वत है मोरक्को और अल्जीरिया में, तो ये अफ्रीका में है एटलस पर्वत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें जुलू जनजाति के बारे में पूछ लिया है कि जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है?
जुलू जनजाति कहाँ पर थी? दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहां पर जुलू नाम की जनजाति निवास करती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 23 में, कालाहारी मरुस्थल अब स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर था? देखिए बोत्सवाना में था, नामीबिया भी था उसमें, इसके अलावा जायरे नहीं था, जायरे देखिए बीच में एक देश है, ऊपर है ये, जायरे ये नहीं था, और जाम्बिया भी नहीं था, जिम्बाब्वे था। तो इसमें 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन सी में। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ देख सकते हैं नीचे, बोत्सवाना, नामीबिया, ये जाम्बिया नहीं है, जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया भी नहीं है, और नीचे ऊपर है ये कांगो या जायरे, ये भी नहीं है। तो इन दोनों को हमें इसमें से निकाल देना था। तो ऑप्शन सी 1 और 2 बोत्सवाना और नामीबिया बिल्कुल ठीक है, यहीं पर कालाहारी मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अफ्रीका की सींग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो वही क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया है, अफ्रीका की सींग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये तो थे। इसके अलावा एक देश और था जिबूती। ये 4 देश अफ्रीका की सींग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। तो इसमें सूडान नहीं आता है, जो नहीं आता है, जो शामिल नहीं होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, वही हमको बताना है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? मतलब स्थलरुद्ध देश है। तो इसमें से कौन सा वो देश है? देखिए ये सभी देश, मैंने अभी मैप में आपको बताया था कि 4 जो देश है ये एक स्थलरुद्ध देश है, ये बीच में आता है अफ्रीका में, कहीं से भी समुद्र के साथ स्पर्श नहीं होता है। अंगोला, केन्या, सेनेगल, ये समुद्र के साथ स्पर्श होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चाड। ये एक स्थलरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आगे देखते हैं, स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं। तो स्वेज नहर किनको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन सी, ये देखिए क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऑप्शन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ये आपको पता भी होगा कहाँ पर है, मैप में मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए अभी 4 देश के बारे में पूछा था, ये है 4 देश जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यह स्थलावृत या स्थलरुद्ध देश है एक। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये हैं देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, मतलब अफ्रीका की सींग के। इसके बारे में भी अभी क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये लाल सागर है और ये है भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो नहर जोड़ती है वो है स्वेज नहर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे जो अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आसवान उच्च बांध स्थित है। तो आसवान बांध कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। देखिए आसवान बांध कहाँ पर है, यहाँ पर हम देख लेते हैं मैप में। तो इसमें यहाँ पर ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पूरे विश्व की एक ऐसी झील है जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया झील यहाँ पर देखिए, ये विषुवत रेखा होकर गुजर रही है यहाँ से। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील। व्हाइट नील नदी के रूप में यहाँ से एक नदी निकलती है, जो देखिए यहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम। तो इसमें एक दूसरी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है ब्लू नील। ये जब ये इसमें मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आसवान लिख भी रहा है। तो आसवान नाम की जगह पर इजिप्ट में या फिर मिस्र में आसवान नाम की जगह पर एक बांध बनाया गया है, इसी नदी पर, नील नदी पर। तो नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है आसवान बांध? इजिप्ट या मिस्र में। तो यही उस वाले क्वेश्चन में पूछा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये बीच में एक देश है कांगो, और यहाँ पर है कांगो नदी। तो इस कांगो नदी बेसिन में ही, इस कांगो नदी बेसिन में ही एक जनजाति रहती है जिसका नाम है पिग्मीज। ये पेड़ों पे अपना घर बना के रहते हैं। तो इस जनजाति के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका में कहाँ पर है ये? इस कांगो नदी बेसिन में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमने देख लिया है, मिस्र में है आसवान उच्च बांध। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। पिग्मीज निवासी हैं, कहाँ के हैं पिग्मीज निवासी? कहाँ के हैं ये? अफ्रीका के। अफ्रीका में कहाँ पर हैं ये? कांगो नदी बेसिन में। मैंने आपको बताया था कांगो नदी बेसिन में, अभी मैप में बता दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाइट माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं व्हाइट माउंटेन्स? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, देखिए यूएसए का जहाँ राष्ट्रपति रहता है
उसको हम कहते हैं व्हाइट हाउस। तो उस व्हाइट हाउस के नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि व्हाइट माउंटेन्स कहाँ पर स्थित हैं, यूएसए में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो रियो ग्रांडे नदी किन किन के बीच सीमा बनाती है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में झीलें दी गई हैं और सूची 2 में नगर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरी, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, ये कनाडा और यूएसए के बीच झीलें हैं। इन झीलों पर कौन कौन सी नगर स्थित हैं ये हमको पता होना चाहिए। इनको हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने मैप लिया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कनाडा है और ये यूएसए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये झीलें हैं। तो ये झीलें यहाँ पर ये हैं। यहाँ पर देखिए ये सुपीरियर झील है, इसके बाद ये मिशिगन है, हीरोन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एरी, और लास्ट में है ओंटारियो। इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अब इन झीलों पर कौन कौन से शहर स्थित हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है ये डुलुथ। सुपीरियर झील पर कौन सा नगर हो गया? डुलुथ। तो सुपीरियर पर हो गया डुलुथ। इसके अलावा देखिए मिशिगन पर यहाँ पर है ये शिकागो, और शिकागो के पास में यहाँ पर नीचे यहाँ पर है गैरी। ध्यान रखना है, मिशिगन पर है गैरी और शिकागो। शिकागो का नाम तो आपने सुना भी होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर हीरोन पर। देखिए यहाँ पर हीरोन झील है, तो इसके आसपास में कोई इंपॉर्टेंट शहर नहीं है। आ जाते हैं हम यहाँ पर इरी, यह है इरी झील। तो इरी झील पर यहाँ पर है ये डेट्रॉइट लिख भी रहा है, देखिए डेट्रॉइट। तो इसके अलावा हम आ जाते हैं ओंटारियो पर। ओंटारियो झील पर यहाँ पर लिखा नहीं है, एक नगर है जिसका नाम है हैमिल्टन। ये नगर है हैमिल्टन, ठीक है। तो ओंटारियो पर है हैमिल्टन। अब हम दोबारा क्वेश्चन पर जाते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर पर मैंने कौन सा बताया था? डुलुथ, ठीक है। ओंटारियो पर लास्ट में मैंने कौन सा बताया था? हैमिल्टन। मिशिगन जो दूसरे नंबर पर है उस पर कौन सा बताया था? सबसे नीचे की ओर गैरी, और एरी पर है डेट्रॉइट। तो देखिए ए जाएगा 2 पर, बी 3 पर जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा? देखिए ए 2 पर जा रहा है, बी 3 पर, और सी 4 पर जा रहा है, और ये सुपीरियर सबसे पहले बार पर 1 पर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में जो 5 झीलें हैं, इनको 5 महान झीलें या ग्रेट 5 लेक्स कहा जाता है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन इनसे आते रहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का की बात चल रही है। अलास्का यूएसए का हिस्सा है। हम इसको मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मैप दिया है। तो मैं यहाँ पर है यूएसए, ये हो गया कनाडा। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है अलास्का। अलास्का ये इसी यूएसए का हिस्सा है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? केंटुकी को। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, केंटुकी, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ये भी यूएसए में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। बाद में देखिए हम एक एक महाद्वीप की वीडियो डिटेल में हम आपको बताएंगे, तो उसमें आपको सभी महाद्वीपों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे लास्ट में कौन सी झील थी? ओंटारियो। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा है? ओंटारियो। उसके बाद थी एरी, बिल्कुल सही है। उसके बाद हीरोन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर झील। आपको पता है कि सुपीरियर सबसे पहले थी, और पूछा है इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, तो पूर्व में सबसे पहले कौन सी है? ओंटारियो। एक ही झील से ओंटारियो से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इन्हीं ग्रेट 5 लेक्स या 5 महान झीलों में जो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर की भी सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पर आती है कैस्पियन सागर झील, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर आती है सुपीरियर झील। अगर हम ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें पूरे विश्व में, तो उसमें पहला स्थान आता है लेक सुपीरियर का, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर लेक्स भी कहा जाता है इनको, झील क्षेत्र कहाँ स्थित है?
तो ये अंगुलियों नुमा या फिंगर लेग्स कहाँ पर हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक न्यूयॉर्क स्टेट भी है शहर के अलावा। जो शहर वो न्यूयॉर्क जिस स्टेट में स्थित है उसका नाम भी न्यूयॉर्क स्टेट है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट में अंगुलियों नुमा या फिंगर लेग्स स्थित हैं, ये हमको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एशिया एवं उत्तर अमेरिका को जो जल भूमध्य या जल संधि अलग करता है वह है। एशिया और अमेरिका की बात चल रही है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की बात चल रही है। तो इनको जो अलग करता है वो है बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल भूमध्य। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अभी हम इनको मैप में भी देख लेंगे। आगे है सुनहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 40 सुनहर जोड़ती है, तो ये किसको जोड़ती है? देखिए सुपीरियर और हीरोन को ये जोड़ती है। इन दोनों के बीच में जो नहर है, इन दोनों झीलों के बीच में जो नहर है वो है सुनहर। इसका भी हमको याद होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? तो टॉर्नेडो चक्रवात को कहाँ कहते हैं? ये यूएसए में चक्रवात को टॉर्नेडो कहते हैं। आगे चलते हैं। 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो ये देखिए 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो सीमा निर्धारित करती है वो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का 20वें स्थान है। तो ये है पहला स्थान। अखबारी कागज के मामले में कनाडा का विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अभी हम इसको मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यहाँ लिख भी रहा है ये एंडीज पर्वत श्रेणी। तो यहाँ ये नीचे से ऊपर तक जाती है। ठीक है, ये पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत। इसके अलावा आता है रॉकी पर्वत दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अपने भारत में हिमालय। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए अभी बेरिंग जल संधि की बात आई थी। तो ये है उत्तरी अमेरिका और इधर यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है एशिया। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को जो अलग करती है वो यहाँ पर एक जल संधि है बेरिंग जल संधि। और यहाँ पर ये अलास्का है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था कि ये यहाँ पर है यूएसए, इसका स्थान है, इसका भाग है। तो ये भी हमको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 44 हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। तो खनिजों का भंडार दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया में खनिजों की अधिकता के कारण इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका में है पैटागोनिया का पठार। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए पैटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर है। पैटागोनिया का पठार सबसे नीचे, पैटागोनिया का पठार। नीचे देखिए शीत कटिबंध है और ऊपर उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ये कौन सा क्षेत्र होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे। और यहीं पर यहाँ पर देखिए एक क्षेत्र है, एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा का मरुस्थल। तो ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ये हमको पता होना चाहिए। ये चिली देश है यहाँ पर साइड में। तो चिली में ही अटाकामा का मरुस्थल भी है, ये भी हमको याद होना चाहिए। आगे हम और भी मैप में देखेंगे इनको। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमने देख लिया है। खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है पैटागोनिया का पठार। खनिजों की अधिकता के कारण इसको खनिजों का भंडार कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो अटाकामा रेगिस्तान अभी मैंने आपको बताया है ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। तो वो यही अटाकामा मरुस्थल है। पृथ्वी का सबसे ज्यादा शुष्क जो क्षेत्र है वो अटाकामा मरुस्थल है। दोबारा मैं आपको मैप में बता देता हूं। यहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल है और नीचे हमने देखा था पैटागोनिया का पठार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए दोबारा हम देख लेते हैं मैप में। यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका का मैप लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर तो देखिए अटाकामा का मरुस्थल है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर पैटागोनिया का पठार है। तो ये पैटागोनिया का पठार जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि नीचे है शीत कटिबंध और ऊपर है उष्ण कटिबंध, इन दोनों के बीच में आता है। तो ये क्षेत्र हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय। दोबारा हम क्वेश्चन पर जाते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। ये शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है एक। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। तो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो है वो है पंपास। पंपास में चौड़ा वृक्ष रहित घास रहती है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर पशुपालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये पंपास घास के मैदान कहाँ पर हैं? अर्जेंटीना में। ये भी हमको याद होना चाहिए। अब देखते हैं हम आगे, निम्नलिखित में ऐसा कौन सुमेलित है? तो कोई एक सुमेलित है इन 4 ऑप्शन में, वो हमको बताना है। कंपोज उत्तरी ब्राज़ील, तो देखिए उत्तरी ब्राज़ील में नहीं है कंपोज, ये दक्षिणी ब्राज़ील में है। ये घास का मैदान दिए हैं इधर की ओर सब, तो कंपोज उत्तरी ब्राज़ील में नहीं, दक्षिण ब्राज़ील में है, तो ये तो गलत हो गया। लानोस वेनेजुएला, ये बिल्कुल ठीक है। लानोस जो घास का मैदान है वो ऊपर की ओर दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुएला में है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। इसके बाद देखिए पंपास, तो पंपास तो नीचे की ओर अर्जेंटीना में है, चिली में नहीं है, ये भी गलत है। सेल्वास, ये दक्षिण ब्राज़ील में नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ब्राज़ील में कहाँ पर है ये मैदान, घास के मैदान। पंपास तो यहाँ पर था, और यहाँ पर नीचे की ओर कंपोज है, ये उत्तरी ब्राज़ील में लिखा था, वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर इधर की ओर है सेल्वास। तो ये घास के मैदानों का आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास कहाँ पर हैं? अर्जेंटीना में। ऑप्शन सी हम देख ही चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 52, पराना नदी पर स्थित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इतेपू बांध की बात चल रही है, तो अभी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पराना नदी कहाँ पर है और इस पे इतेपू बांध कहाँ पर है। निम्नलिखित देशों की यह संयुक्त परियोजना है, तो किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील और पराग्वे। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अब ये है कहाँ पर, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये जो नदी है ये पराना नदी है, तो यहाँ से होकर गुजरती है ये, और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये पराग्वे देश है, ये ब्राजील देश है। इन दोनों को देशों के बीच में इसी नदी पर यहाँ पर इतेपू बांध स्थित है। तो ब्राजील और पराग्वे की ये संयुक्त परियोजना है। आपको अगर ये पता है कि ये बांध कहाँ पर है, इन दोनों देशों के बीच में है, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील और पराग्वे की इतेपू बांध संयुक्त परियोजना है जो कि पराना नदी पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। 3 जगहों का नाम आ गया है यहाँ पर, यूरोपीय, अमेरिकन, इंडियन। तो इन तीनों जगह के मिश्रित रक्त वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहा जाता है? मैस्टिजो। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, मैस्टिजो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ देखिए मैदानी भाग की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में मैदानी भाग कहाँ पर है? यूरोप में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है प्रतिशतता की दृष्टि से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत, तो देखिए ये यूरोप की मुख्य भूमि पर है आल्प्स पर्वत, और ऑप्शन में दिया है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर तो आल्प्स पर्वत स्थित हैं। इसके अलावा देखिए इंग्लैंड जो है वो यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है, तो इंग्लैंड में ये पर्वत नहीं पाए जाते। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित कहाँ पर है? जर्मनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य, तो वो है पेरेनीज पर्वत। ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, पठार पर स्थित नगर है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये पठार पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरोप और एशिया दोनों की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो देखिए वो हैं स्टेपीज। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। बाद में हम देखिए किसी लेक्चर में घास के मैदानों की डिटेल में हम बात करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा घास का मैदान कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका आंसर स्टेपीज, ये यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है,
न्यूजीलैंड की नदी जिसे जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, तो वो कौन सी नदी है जिसको जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है? वो है वांगानुई नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, वांगानुई नदी। इसको देखिए न्यूजीलैंड में जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, तो ये हमको याद होना चाहिए। जो अधिकार वहां पर मानव को दिए गए हैं वही अधिकार वांगानुई नदी को दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो देखिए यूरोप के जो देश हैं उनको अलग अलग भागों में बांट रखा है उनकी स्थिति के अनुसार। तो जो बाल्कन देश हैं उनमें इन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रिया के जो नीचे के देश हैं वो बाल्कन देश कहलाते हैं, अभी हम मैप में भी देख लेंगे। तो ऑस्ट्रिया बाल्कन देश नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया कहाँ पर है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये दिया है यूरोप का मैप मैंने लिया है। तो यूरोप में यहाँ पर देखिए ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो नीचे के देश हैं ये यहाँ पर ये कुछ देश जो हैं ये बाल्कन देश कहलाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है ये लिथुआनिया। अब इसका कौन सा सीमावर्ती नहीं है ये हमको बताना है। ऊपर है लातविया, बेलारूस, यूक्रेन नहीं है इसका सीमावर्ती, ये हमको याद होना चाहिए। यूक्रेन देखिए यूक्रेन और लिथुआनिया के बीच में बेलारूस आ जाता है, और इधर हो गया है पोलैंड। और ये है रसिया का भाग एक छोटा सा यहाँ पर, ये रसिया से अलग है, रसिया का भाग ही है। तो रसिया भी एक तरीके से इसको स्पर्श करता है, यूक्रेन नहीं करता है। दोबारा आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पोलैंड करता है इसको, इस पर इसका सीमावर्ती है। बेलारूस है इसका सीमावर्ती, लातविया है। यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन थोड़ा दूर था उससे। ठीक है, यूक्रेन और लिथुआनिया के बीच में कौन था? बेलारूस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया। अब नीचे लिखा है इनमें से किस देश या किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर के रूप में है? तो पहले देखिए इन देशों को हम देख लेते हैं, और एड्रियाटिक सागर कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यूरोप में देखिए यहाँ पर ये है इटली। इटली के साइड में यहाँ पर ये सागर जो आता है अंदर की ओर, ये है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर के पास में जो देश हैं उन देशों का नाम वहाँ पर लिखा है। उसमें यहाँ पर देखिए स्लोवेनिया है, और यहाँ पर एक क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैसेडोनिया लिख रहा है, मैसेडोनिया। मैं मिटाकर आपको दिखा देता हूँ। तो जो ये मैसेडोनिया है, ये मैसेडोनिया यहाँ पर है ये, तो ये इस एड्रियाटिक सागर से दूर है, इसको ये स्पर्श नहीं करता है, और यही हमको बताना है। दोबारा क्वेश्चन पर जाते हैं। तो देखिए ये सभी देश एड्रियाटिक सागर को स्पर्श कर रहे थे, तो केवल 4 मैसेडोनिया एड्रियाटिक सागर को स्पर्श नहीं कर रहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64, ओसेनिया समूह देशों में सम्मिलित हैं। तो ओसेनिया देशों में देखिए कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ओसेनिया समूह में, वो हमको बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ये ओसेनिया समूह देशों में सम्मिलित हैं, ये हमको याद होना चाहिए। बाद में हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें लिखा है निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो महाद्वीपों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं, तो ये है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, तो ये है न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं। तो ये हमको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, पशुओं का एक वर्ग जिसे मार्सुपियल ब्रैकेट में लिखा है शिशुधानी स्तनी नाम से जाना जाता है, एक लाक्षणिक विशेषता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक लाक्षणिक विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल पशु पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि कंगारू के पेट पर थैली होती है, तो पेट पर थैली वाले जो जीव होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको मार्सुपियल कहा जाता है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए खुद ही पानी पर जब प्रेशर पड़ता है ऊपर का, तो खुद ही नीचे ज़मीन में से पानी निकलता रहता है और वो वहाँ की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, वहाँ का खर्चा बच जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है। तो ये इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। तो इसमें कहाँ पर दिया है? ऑप्शन डी में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में स्थान रखता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान रखता है। आगे देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 72, दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ये भी हमको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा यदि आपने टेलीग्राम चैनल भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सभी इन्फॉर्मेशन पहले टेलीग्राम पर हम दे देते हैं। और कोर्स खरीदने के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय आपको यूज़ करना है SHAM, ये मेरा कोड है। इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।